नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। मोदी जी ने अमेरिका की सरजमी में कदम रखा है और पूरा देश का टेलीविज़न ऐसा लग रहा है कि भारत सब कुछ खत्म हो गया, भारत का सब कुछ बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई और एक मोदी जी आजकल शब्द दिया है बॉस। दरअसल ये होता है कि जब आप मीडियोक्र्स औसत दर्जे के मेंटल लेवल के लोगों से प्रचार करवाएँगे, तो आपको डॉन बता देंगे, बॉस बता देंगे। तो आजकल मोदी जी उनके भाषा में बॉस, कोई ताज्जुब नहीं, कुछ दिन बाद उनको डॉन भी बताया जाए और ये बात फ़ख्र से बताई जाए। बहरहाल, मोदी जी ने यहाँ से जाने के पहले एक इंटरव्यू दिया। हम लोग को तो इंटरव्यू देते नहीं हैं, अगर कभी देते हैं तो वो किसी फ़िल्म वाले को देते हैं, जो कि पूछता है कि इतना काम करने के लिए आप में एनर्जी कहाँ से आती है? तो इंटरव्यू लिया अब की बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। उसकी अपनी समझ कितनी थी चीज़ों को लेके। बहरहाल उन्होंने वही बातें जो उनको कहनी थी वो कही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो पूछा ही नहीं वो इलाका जो हम लोग पूछने की कुव्वत रखते हैं। तो नतीजा क्या हुआ ज़रा मोदी जी का सेंटेंस सुनिए। देखिए एक बात मैं बता दूँ, मैं जो हूँ वही बताता हूँ। मैं जो हूँ वो बताता हूँ, मेरा देश जो सच है, मेरे देश की जो सच्चाई वही मैं अमेरिका में भी बताऊँगा। ये बहुत मीडियोकर सेंटेंसेस होते हैं, आपने अक्सर अपने मित्रों से सुना होगा, खुद भी कभी-कभी कहते होंगे कि देखिए साहब मैं झूठ तो बोलता नहीं, या देखिए साहब मुझसे प्यार से तो आप काम करवा सकते हैं, डरवा के काम नहीं करवा सकते, या मैंने तो साहब आज तक ज़िंदगी में झूठ बोला ही नहीं है। ये सब बड़े औसत सेंटेंसेस होते हैं। पब्लिक लाइफ में जब आप एक गरिमा पे पहुँचते हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर मोदी जी ने बेसाख्ता कहा, मैं जो हूँ वही बताता हूँ। देश जो है वही हम बाहर जाके बताते हैं। नहीं मोदी जी आप गलत कह रहे हैं। न तो आप जो है वो बताते हैं, न जो देश है उसको बताते हैं। वरना उस इंटरव्यू में आपने कहा होता, जो ताज़ा है आपके यहाँ, किस तरह से कम्युनल क्लैशेस, किस तरह से एक कम्युनिटी घबराई हुई बैठी है। इसका एक ताजा नमूना आप ही के गवर्नमेंट के आंकड़े से है कि मुसलमान युवा अब हायर एजुकेशन में जैसे बीए में नहीं प्रवेश ले रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार 70 साल में मुस्लिम युवाओं ने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई का परसेंटेज कम होने लगा है। हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती है, परसेंटेज बढ़ता है, कम से कम वो तो बढ़ता ही है एजुकेशन लेवल, तो उसमें परसेंटेज हमेशा बढ़ता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि संख्या और परसेंटेज दोनों मुस्लिम युवाओं के हायर उस एजुकेशन में कम हो रहे हैं। और खास करके कहाँ कम हो रहे हैं? केरल में नहीं हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। 33% मुस्लिम युवाओं का परसेंटेज कम हुआ है, जबकि आबादी बढ़ी। आप ही तो कहते हैं ना कि मुसलमान पैदा ही करता है भारत को हड़पने के लिए, लेकिन उच्च शिक्षा में वो मुसलमान नहीं जा रहा है। मोदी जी आपने ये बात नहीं बताई होगी उसको। खैर ये भी छोड़िए। आपने ये भी नहीं बताया होगा कि दक्षिण भारत के लड़के जहां सबसे ज्यादा साइंस को ऑप्ट करते हैं, और ये आपके आंकड़े हैं एनसीईआरटी के, वही उत्तर भारत में खास करके बीजेपी रूल्ड स्टेट के लड़के बहुत कम साइंस पढ़ने में रुचि रखते हैं, क्योंकि आप उसको साइंस की तरफ नहीं ले जाने, और यही आपका वोटर है। तो मोदी ने कहा कि मैं अपने बारे में सच बोलता हूं और देश जैसा है वैसा ही मैं दुनिया में दिखाता हूं। आपने मोदी जी बताया उस इंटरव्यू में कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, एक शाश्वत भाव। आज 8% अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो रूह कांप जाती थी आज से 10 साल पहले कि भारत में 7% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आज लगातार 8% पे चल रहा है। आपको कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, लाशें पड़ी हो, तो उसके बगल में भी अपने कुछ जो कार्यकर्ता होता है,
उनकी भीड़ लगा लो और वो मोदी मोदी, और तब आप लाशों के पीछे से खड़े होके कहे, कितना मजाक लगता है किसी प्राइम मिनिस्टर का एक्सीडेंट साइट पे जाके और वहां पे मोदी मोदी कहवाना और हाथ हिलवाना। और कितना बड़ा नाटक लगता है जब रेलवे मिनिस्टर कम से कम आईएएस किया हुआ था, इंजीनियरिंग पढ़ा था, उसको तो रेशनल होना चाहिए। वो व्यक्ति भी यही ड्रामा सीख लेता है और वो भी वहां पे जाके लाशों के साइट पे जाके और वो वंदे मातरम कहलवाता है, वंदे मातरम, जिस तरह मोदी जी कहते हैं वही स्टाइल सब ने सीख ली है, तो वो भी वंदे मातरम करवाता है। तो ये आपकी फितरत है मोदी जी, और हकीकत ये है कि इससे देश बदलने नहीं जा रहा है। अब आप, एक खास स्टाइल होती है आपके यहाँ, जब कहा गया बजरंग दल को बैन करेंगे तो आपने कहा कि बजरंग बली पे हमला है, लिहाजा जब वो बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। बजरंग बली ने आपका साथ नहीं दिया, कर्नाटक में आप हार गए। अब इसका दूसरा रूप देखिए आप, गीता प्रेस को आपने गांधी शांति पुरस्कार दिया है, इस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है, तो आज बीजेपी का नुमाइंदा क्या कह रहा है, ये गीता प्रेस पे हमला नहीं, ये गीता पे हमला है। आप जरा सोचिए इसमें गीता कहां से आ गई? गीता प्रेस पे हमले को गीता मान लिया जाए। इसी तरह स्मृति ईरानी से जब सवाल के लिए खड़ा होता है, और वो सवाल क्या था जिससे वो डरी हुई थी, उन्हीं के इलाके में एक आदमी ने गाड़ी पे अपने को मारने के लिए आत्महत्या करने की, क्योंकि उसके प्रशासन से उसे काम नहीं हो रहे थे, उसको कुछ नाराजगी थी, तो एक गाड़ी पे चलती हुई कूद गया जो इन्हीं के काफिले में थी। तो ये बात पे वो सवाल पूछता, तो जब स्मृति ईरानी के तेवर देखिए कि उन्होंने कहा कि सवाल करोगे और ये तुम्हारे मैं मालिक से कह के तुम्हें निकलवा दूं, तुम्हारे मालिक से मैं बात कर, फलाने है ना तुम्हारे मालिक। जरा सोचिए किस तरह का अप्रोच होगा। एक बड़ी भीड़ में रिकॉर्डेड इवेंट है और उसमें ये धमकी आप दे रहे हैं, तुम्हारे मालिक से हम बात करते हैं, और तुम वहां की जनता का अपमान कर रहे हो। जरा सोचिए कि वो कह रहा है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कह रही हैं कि जनता का अपमान करते हो। एक टिपिकल पैटर्न है कि आपने जब सरकार को, राहुल गांधी ने कहा कि वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है या सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो कहा या देश का अपमान हो गया है। और ये सबको ये सीख लिया है सबने, इसमें मास्टरी कर लिया है कि ऐसे ही बोलो, जब कोई आप आरोप लगाए तो उसको डायलेट कर दो, फैला दो और उसको राष्ट्र बता दो, देश बता दो। ये एक खास पैटर्न है, तो ये अभी ताजा आया है। अब इसके आगे देखिए, आपने मोदी जी अगर उस इंटरव्यू में ये बताया होता कि यूएपीए में किस तरह से आप लोगों को पकड़ते हैं और रेट ऑफ कन्विक्शन, महीनों जेल में वो बेचारे रहते हैं, और अंत में जब वो रेट ऑफ कन्विक्शन आता है तो वो 3% भी नहीं होता है। तो ये अगर आप बताते तो ये भारत की असली सच्चाई थी। मोदी जी और बताएं, इस देश में जो युवा पैदा हो रहा है 15 साल से 59 ईयर्स का, जो काम करने की अवस्था होती है, उसमें आधे लोग निराश होके वापस अपने गांव चले गए हैं कि रोजी रोटी तो कोई मिलनी नहीं है, लिहाजा अब वो काम की इच्छा भी नहीं रखते, ये वापस चले गए हैं। नतीजा ये हो रहा है कि ये वहां जाके क्या कर रहे हैं, समाज से कट जा रहे हैं, बेरोजगारी में हैं, लिहाजा कुछ और भी गलत काम भी कर सकते हैं। ये सच्चाई आपने नहीं बताई होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से ज्यादा, 8.8% है। अगर ये बता देते तो भारत की सच्चाई होती। इंटरव्यू में क्या आपने सच्चाई बताई थी? हम आपको वो सच्चाई बताते हैं, आपको तो मालूम है, लेकिन आपने ये सच्चाई नहीं बताई। तो आप जो हैं वो खुद भी नहीं बताते, असली आप हैं वो हम लोग जानते हैं। हम लोग नजदीक से देखे हैं आपको, और काफी दिन देखे हैं, करीब 25 साल देखा है, तो हमें मालूम है कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये बात आप नहीं बताएंगे कि ये कैसे हुआ है। अब आप दूसरा देखिए, योगा पे मेरे यहाँ एक बीजेपी का वर्कर आया,
तो वो थोड़ा देर में आए तो मैं नाराज हुआ कि भाई तुम कह रहे थे इतने बजे आने के लिए। उसने बताया कि साहब हम लोग को आदेश होता है कि जब मोदी जी का मन की बात हो तो उस समय जहां तुम बैठे हो वहां उसकी फोटो खींच के भेजो, नमो ऐप पे भेजो और सारा वो मॉनिटर होता है। और अगर संख्या कम हुई तो वो डिस्ट्रिक्ट चीफ जो है बीजेपी का, उसकी खिंचाई होती है कि तुम्हारे यहाँ लोग परसेंटेज कम है। तो हर वर्कर डरा हुआ मोदी जी के प्रोग्राम को सुने ना सुने, लेकिन वहां बैठ के अपनी फोटो खिंचा के जरूर भेजता है। इस तरह से आप पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। आपने ये बात बताई अपने इंटरव्यू में? नहीं मोदी जी, आपने नहीं बताई। आपको दूसरी बात बताते हैं। अभी अभी ताजा पता चला है कि राज्यों को केंद्र सरकार चावल देने जा रही है ताकि वो राज्य में जो चावल की कमी है, रेट बढ़ रहे हैं, इसको कम किया जाए। दाल 20 रुपए महंगा हो गया है। बहुत तेजी से महंगाई आ रही है और आगे भी आएगी क्योंकि मौसम की। आपने अभी से उन किसानों को दबाने के लिए आपने चावल छोड़ना शुरू किया है ताकि मार्केट में चावल आ जाएगा तो ये किसान रेट नहीं ज्यादा कर पाएंगे। तो किसानों की जो खुशहाली थी उससे आपको इसलिए ऐतराज है कि पॉलिटिकली किसान तो मजबूत हो जाएगा लेकिन पॉलिटिकली महंगाई बढ़ जाएगी तो हमारे वोट कम हो जाएंगे, तो इसलिए आप चावल बेचने जा रहे हैं। अब अंतिम बात पे आते हैं। मोदी जी, आपको क्या मालूम नहीं है कि आप ही के सीईए ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये आप ही का अपॉइंट किए हुए हैं और ये आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। नागेश्वरन साहब ने कोच्चि में अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जानते हैं क्या कहा था? जो तमाम इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा होने नहीं जा रहा है औसत। लिहाजा ये जो हम कह रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, याद होगा आप सब लोगों को कि मोदी जी ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। पहले कहा गया 23 में बन जाएंगे, 22-23 में, फिर हुआ कि अब 24 में बनेंगे क्योंकि चुनाव है। अब ये बताया गया कि नहीं साहब, ये तो 27-28 में भी नहीं बन पाएंगे। 2027-28 तक आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इस रेट से नहीं बन पाएंगे। तो आपका वो 5 ट्रिलियन खत्म हो गया। आपने, मोदी जी, ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। आपके रिकॉर्ड कहते हैं कि दूनी तो छोड़िए, अगर वो रियल टर्म्स में देखी जाए तो घट गई है। और अगर रियल ना भी लिया जाए तो 10,218 रुपए है, जिसमें वो बेचारा खा भी नहीं सकता, ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकता। ये भी आपको मालूम है। तो आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये चीख चीख के कह रहा है कि छोड़ दीजिए वो दिन जो कि 2004 से 14 तक थे, जिसमें 2010-11 तक खास करके जबरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था और 8.5% का लगातार ग्रोथ रेट रहा। आज आपको 6% लेने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। ये बात आप क्या वहां जाके बताएंगे? अगले 3-4 दिन में जो योगा करा रहे हैं उसके साथ साथ ये भी तो सच्चाई बता दिए। योग में तो सच की भी बात होती है, लेकिन आप तो कहेंगे योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम योग है और आपका जो कर्म है उसमें आप कुशल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप, सच बात यह है कि वो सच्चाई नहीं बताएंगे जो आप हैं या आपकी सरकार कर रही है, या जो देश झेल रहा है, आप वो नहीं बताएंगे। देश अशांत है मोदी जी, ये बताएंगे वहां पे जाके क्या हुआ है वहां पे इतने दिनों में, कुकी और मैती में? ये बताएंगे आप? अशांत कितना है देश? नहीं, ये नहीं बताएंगे। आप ये भी नहीं बताएंगे कि एक बड़ा वर्ग है पूरे भारतीय समाज में जो कि पढ़ाई लिखाई से अपने को दूर कर चुका है। आप जरा सोचिए, उत्तर भारत के राज्य अगर साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में कौन सी स्थिति बनेगी? दक्षिण भारत बहुत आगे निकल जाएगा और दक्षिण भारत आगे निकलेगा क्योंकि वो साइंटिफिक है और बीजेपी वहां घुस नहीं पा रहा है। आपका जो ये कूप मंडूकता है वो उत्तर भारत में ही आपको रास आ रही है। लिहाजा कोशिश करेंगे आप कि हमारा युवा सिर्फ यही बताता रहे कि हमारे यहाँ तो शल्य चिकित्सा इतनी अच्छी थी कि गणेश जी के सूंड पे
सर कटा तो उन्होंने हाथी का सूंड लगा दिया। आप चाहते हैं कि ये समाज यही पैदा हो। अगर ये समाज रहेगा तो आपको वोट भी मिलेंगे और आप सिर्फ राम मंदिर की ऊंचाई दिखा के वोट ले लेंगे, क्योंकि बाकी तो उस बेचारे गरीब को जो कि वापस लौट गया है, निराश है, बेरोजगार है, उसको कुछ तो मिलने नहीं जा रहा है। एक मदारी गवर्नमेंट है, खाली वो तमाशेबाजी करती है। एक मदारी गवर्नमेंट में आप इससे ज्यादा कुछ तो आपने क्या बताया वहां पे अपने इंटरव्यू में कि मेरी मदारी गवर्नमेंट है? आप ही ने कहा था ना कि भाइयों बहनों मुझको चौराहे पे मार लो, लेकिन मेरे दलित भाइयों को ना मारो, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे और रोज दलित की पिटाई हो रही थी, मारा जा रहा था। अभी 3 दिन पहले गुजरात में एक दलित की पिटाई फिर से हुई है। गलती से उसने चश्मा पहन लिया था, घोड़ी पे बैठ गया था। मोदी जी, ये तो 9 साल के बाद की हालत है और आपके गुजरात में हो रहा है। ये इस पे ऐतराज नहीं है। हकीकत ये है कि गवर्नेंस का जो मॉडल आपने दिया है उसमें इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप मीडियोकर्स ला रहे हैं और जो थोड़ा बहुत टैलेंटेड है उनको आप डरवा के इस तरह कर दे रहे हैं कि वो भी मीडियोकर बन जा रहा। अश्वनी वैष्णव कोई बहुत खराब उसके नहीं होंगे, आईक्यू के नहीं होंगे। आईएएस किया है तो ठीक ही ठाक होंगे, पहले भी अच्छे रहे होंगे, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा है कि वो भी लाश के पीछे वंदे मातरम भी करते हैं और करवाते हैं। उनको ये दर्द नहीं होता कि ये क्या स्थिति बनी है, हमारी गलती इसमें कितनी है। कभी आप पढ़ तो लेते, कभी आप देख लेते कि सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है रेलवे के बारे में, कितना कम खर्चा आपने मेंटेनेंस पे किया है, कितना मैकेनिकल इवोल्यूशन पे किया है। अगर आप ये पता कर लेते मोदी जी, तो वैष्णव जी को न तो वंदे मातरम कहना पड़ता, जनता से कहलवाना पड़ता, न आपको मोदी मोदी कहलवाना पड़ता लाशों के बीच में। लेकिन हकीकत यह है कि आप जो है वही नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो बता देंगे तो फिर तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दरअसल मदारी गवर्नेंस का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसी संदर्भ में करते हैं कि आपकी कोशिश होती है कि वो चीजें न जाएं जिसको कि जनता में दर्द होगा। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग की आदत है, हम लोग वो सत्य ही बताते हैं जो आप नहीं बताना चाहते। और ये सत्य यही है कि मोदी जी, आप वहां तो जा रहे हैं और वहां आपका जो ये खैर मकदम किया जा रहा है, ये आप दुनिया को बहका सकते हैं। हम लोग इसी दुनिया के लोग हैं। आपको याद होगा 50 लाख वहां भारतीय हैं। आप ही तो थे मोदी जी कि आपने कहा था पिछली इलेक्शन में अब की बार ट्रंप सरकार। कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया, आप वहां पे जाइए, स्वागत होगा, प्राइवेट डिनर भी होगा। इसी को आप भारतीयों को दिखाइए, बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। ये अंग्रेज गोरे जब आपको खाना खिलाते हैं तो भारतीय खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अभी तर्क शक्ति इतनी आपने नहीं होने दी है, कुंठित कर दी है। लिहाजा जब आप वहां जाएंगे तो असली बात तो है कि आपको ये कहना पड़ेगा कि अब की बार बाइडेन सरकार, फिर बाइडेन सरकार, कुछ इस तरह का आपको देना पड़ेगा। आपके लोगों ने लिख के रखा होगा कुछ, इसलिए ये स्वागत हो रहा है। लेकिन क्या उससे क्या होता है, भारतीय खुश तो हो जाएंगे। मोदी जी, आपकी एक नेता एक रिपोर्टर को निकलवा देती है मालिक से कह के। कभी आपने सोचा है किस तरह का गवर्नेंस है? मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि एक बार एक चीफ मिनिस्टर जो कि देश के बड़े नेता हैं, अब उन्होंने एक रिपोर्टर के बारे में मुझसे शिकायत की कि वो कांग्रेस से पैसे लेके और उनके खिलाफ उनकी सरकार के खिलाफ स्टोरी कर रहा है। मैंने कहा हम चेक करते हैं, अगर होगा तो मैं उसको बिल्कुल सैक कर दूंगा। तो उस चीफ मिनिस्टर का कहना था कि नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं चेयरमैन से बात करूं। तो मैंने उनसे यही कहा कि अब मुख्यमंत्री जी, वो रिपोर्टर नहीं निकलेगा, अब या तो हम निकलेंगे या वो रिपोर्टर वही रहेगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, या तो हम इस संस्था से निकलेंगे। और धन्यवाद देते हैं हम उस अपने चेयरमैन का, मालिक का, जिसने कि रिपोर्टर तो छोड़िए, इनसे बात करना भी गवारा नहीं किया जब हमने उनको असली बात बताई। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया कि बात कीजिए, लेकिन असली बात ये है। खैर उन्होंने कोई वो जो चेयरमैन थे हमारे, उनका धन्यवाद कि वो जमाना दूसरा था।
ऐसे ही एक हम सिफारिश पे नौकरियां नहीं देते थे। एक मंत्री ने सिफारिश किया किसी के लिए, जब वो आया तो हमने इंटरव्यू में बुलाया और मैंने उससे पूछा कि तुमने सिफारिश करवाई थी? तो उसने कहा जी, वो मेरे चाचा है। तो मैंने कहा तुम्हें हम इस बार नहीं ले रहे हैं क्योंकि तुमने सिफारिश करवाई है। अगली बार फिर से अप्लाई करना, फिर से रिटन टेस्ट में बैठना, अब की बार सिफारिश ना करवाना। अगर तुम सब में उत्तीर्ण हो गए तो हम तुम्हें ले लेंगे। गलती से भी सिफारिश ना करवाना और ये अपने मंत्री को बता देना कि हमने इसी वजह से नहीं लिया है। तो ये तासीर हुआ करती थी उस जमाने में। आज एक मिनिस्टर धमकी दे के कि मालिक से बात करेंगे और अगले दिन वो बेचारा करेस्पॉन्डेंट निकल जाता है। वो अदना सा करेस्पॉन्डेंट है, बेचारे को टाइम बेसिस पे मिलता है, जितनी पब्लिश्ड स्टोरीज होती हैं उसके बेसिस पे मिलता है या कॉलम सेंटीमीटर बेसिस पे मिलता है। वो परमानेंट नहीं है। और आप फक्र करेंगी मैडम कि आपने उसको निकलवा दिया और आपका आका भी ये देख रहा है। तो जैसा देश है वैसा अगर इंटरव्यू में आप बताते मोदी जी तो हालात कुछ और निकलते। क्या वो जमाना हुआ करता था, इन एमपीज की, मिनिस्टर्स की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि किसी को सीधे फोन करके कह दे। एक बार किसी एक रिपोर्टर ने हमारे रेलवे के बारे में लिखा, एक रेलवे के मिनिस्टर थे, तो उनका जब फोन आया मेरे पास कि ये क्या आप प्रोमो में चला रहे हैं, क्या ऐसा गड़बड़ हुआ है, तो बड़ी मैंने उनको प्रणाम किया। तो बहुत बदतमीजी से बोले, पहला सेंटेंस सुना हमने, दूसरा सेंटेंस सुना, उन्होंने कहा जो चाहोगे चलाओगे, मैं तुम्हारे चेयरमैन को फोन। तो हमने कहा कि सुनो, तुम प्रजातंत्र के कोड हो और अगला सेंटेंस तुम बोलो, इसके बाद जो मेरा निकलेगा वो तुमने जिंदगी में वैसी नहीं सुनी होगी। और वो केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री चुप हो गया, हिम्मत नहीं पड़ी और हमारी वो स्टोरी हमारे रिपोर्टर की चली। ये वो जमाने होते थे। आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अपने अंदर वो जज्बा लाइए, वो रेशनल थिंकिंग लाइए। हमें किसी मोदी से ऐतराज नहीं है, लेकिन मदारी गवर्नमेंट से ऐतराज है। इस झूठ से ऐतराज है कि मैं जो हूं वही बताता हूं। अरे यार, ये तो गांव में भी लोग कहते हैं, अक्सर सुन जाओगे गांव में और शहरों में जो बहुत ही लो आईक्यू के लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि साहब मैं झूठ तो बोलता ही नहीं, मेरी एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता। ये उसी तरह आप कह रहे हैं कि मैं तो खाली जो हूं वही बताता हूं। बड़ा औसत दर्जे का ये कमेंट था। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी गरिमा बढ़ाएं। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए